हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो है हमारे स्टूडेंट्स उनके लिए जो हमारे बच्चे हैं क्लास 11th में। आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 11th में पिछले 3 बार से क्या डिस्कस कर रहे हैं। द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग इज जर्नल। और आपको इस जर्नल पे मैंने 3 वीडियोस अब तक आपके लिए बनाए और उन 3 वीडियोस में हमने काफी कुछ डिस्कस किया। इनफैक्ट हमने पूरी की पूरी जर्नल ही डिस्कस कर ली उन 3 वीडियोस में। अब बात आती है कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग जो ट्रांजैक्शंस हैं, जर्नल के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो रिपीटेडली आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे एंड वी विल कंक्लूड द चैप्टर। पिछले 3 वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोग ने हर वो चीज डिस्कस की जो जर्नल में आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चैरिटी, goods distributed as free samples, loss by theft, loss by fire and so on. We have discussed each and every topic of this chapter. Now in this video we all will solve a numerical. हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल भी एक्चुअली नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग जो ट्रांजैक्शंस रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं या आप जब अपनी बुक्स खोलते हैं तो आपको हर क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको लगातार हर क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये वीडियो एक समरी होगा पूरी की पूरी जर्नल का। अब तक हमने जितना भी उन 3 पार्ट्स में पढ़ा है सिर्फ उसकी एक समरी है। पर वो ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे, हम कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम कौन से ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रहे वो ट्रांजैक्शंस जो आप आज सॉल्व करने वाले हैं। हैव अ लुक एट इट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। जो आपको आपके इस वीडियो का जो सबसे पहला पार्ट था, मैंने आपको उसी में इसको समझाया था कि ये होता है जर्नल का फॉर्मेट, जिसमें पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। डेबिट क्रेडिट क्यों, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। वी विल रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। डेट, जिस पर्टिकुलर डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुआ। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गया। लेजर फोलियो की ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पे रिकॉर्डेड है, इसकी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन जर्नल के फर्स्ट पार्ट में दी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अब आप सब ने वो न्यूमेरिकल देख लिया। न्यूमेरिकल क्या, वो ट्रांजैक्शंस देख लिए। हम सिर्फ जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करेंगे और मैं आपको हर बार की तरह हर ट्रांजैक्शन में बताता चलूंगा कि रूल कौन सा लग रहा है, क्यों हम इस चीज को डेबिट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं क्रेडिट। So the first transaction was started business with cash of ₹5 lakhs and entry will be cash account debit to capital account and the amount will be 5 lakh। आपने 5 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस को शुरू किया और जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और क्यों होगी, बिजनेस में कैश आया, दिया किसने, ओनर ने। दूसरी बात, ये जो हमारी कैपिटल होती है वो क्या होती है, ये होती है लायबिलिटी। किसमें मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से the capital invested by the owner is always treated as a liability and the owner is always treated as the creditor of the firm and liabilities are always written on the credit। और हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो सारे यहीं से शुरू होंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मिस्टर रमेश कुमार स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹5 लाख, मिस्टर श्याम मनोहर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹5 लाख। ऐसे करके एंट्री यही बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये हो गया, आपने लाइन खींच के पहला ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया। ये मैंने देखिए नीचे नरेशन लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन का सिंपल सा मतलब होता है
नरेशन इसलिए हम लिखते हैं, नरेशन सिंपली मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव जर्नल एंट्री। ये जो हमने जर्नल एंट्री ऊपर पास की है वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट किया गया था कैश लगा के। सो इट्स जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल एंट्री पास्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन लिखने का बहुत सीधा सा रूल तो नहीं कहेंगे, बहुत सीधा सा शॉर्टकट कह लीजिए भाई। अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो जो ट्रांजैक्शन आपको दिया है उसी ट्रांजैक्शन को आप नरेशन में कॉपी कर दीजिए, फिगर्स को हटा दीजिएगा। जैसे हमारे पास लिखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 lakhs, हमने ₹5 lakhs हटा दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही हो गया नरेशन। नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹1 lakh, purchased goods of cash for ₹1 lakh, and journal entry will be purchases account debit to cash account and amount will be ₹1 lakh. Debit what comes in, credit what goes out. Purchased goods for cash. Debit what comes in, credit what goes out. Now the transaction number 3, और अगर आप लोग अपने न्यूमेरिकल में देखें ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या लिखा है? Purchased goods for cash from Ram, and entry will be purchases account debit to cash account 50,000 रुपए। ट्रांजैक्शन पे ध्यान देंगे, 50,000 रुपए के गुड्स राम से खरीदे गए, मगर आपके ट्रांजैक्शन में वर्ड यूज है फॉर कैश, और जहां पर फॉर कैश यूज हो जाता है वहां हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट नहीं लगाते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जिस भी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम यूज हो जाता है वो नाम हो जाता है, वो नाम की वजह से वो ट्रांजैक्शन हो जाता है क्रेडिट का। पर अगर नाम के साथ फॉर कैश भी लिख दिया, अब जैसे इसी ट्रांजैक्शन में लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम, यही ट्रांजैक्शन होता परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फॉर कैश नहीं लिखा होता तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का माना जाता। अब फॉर कैश लिख दिया तो राम, श्याम, घनश्याम, मनोहर, पवन, ABCD किसी से खरीदा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर कैश लिखा है तो यानी पैसे देकर खरीद रहे हैं, और पैसे देकर खरीद रहे हैं तो ट्रांजैक्शन हो गया कैश का। एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, एंड एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 50,000। अब देखिए दोनों ट्रांजैक्शन में डिफर कर गया चीजें, क्या डिफर कर गया? ऊपर वाले में लिखा था परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो एंट्री हुई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नीचे वाले ट्रांजैक्शन में लिखा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम लिखा पर फॉर कैश नहीं लिखा, तो जब फॉर कैश नहीं लिखा तो राम से खरीदे उधार पे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, हमें किसने उधार दिया? राम ने। क्रेडिट द गिवर, क्या आया हमारे पास? गुड्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, यहां रूल लग रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो गए शुरुआत के 4 ट्रांजैक्शन। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 5, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब हम 5वीं अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें क्या लिखा है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम of ₹20,000 at 20% trade discount and 10% cash discount। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे। मगर 5वें ट्रांजैक्शन पर आगे बढ़ने से पहले आप इन 4 ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री सबसे पहले देख लीजिए कि हमने क्या जर्नल एंट्री पास की। सो स्टूडेंट 5वां ट्रांजैक्शन हमारा है कि वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये कैश का है या क्रेडिट का है। तो मैं आपको ये बता दूं ये ट्रांजैक्शन कैश का है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया है पर यह भी लिखा है कि हम उसे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कैश का हो जाएगा। कैसे? कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब हमें कैश हम पे कर रहे होते हैं या हमें मिल रहा होता है।
Like the cash discount is always given by the seller to the purchaser for making immediate payment or for making prompt payment. It means कि हमें इसका पैसा मिल रहा है तभी तो हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जब पैसा मिल रहा है तो यानी ट्रांजैक्शन हो गया कैश का। 20,000 के कुछ 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे गए यानी 4,000 का हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो अब 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारी परचेजेस कितने की बची? 16,000 की। तो अब यानी हमें राम को पे कितना करना है? 16,000। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹16,000। भाई परचेजेस तो हमेशा डेबिट होती है और हमेशा डेबिट होंगी। डेबिट व्हाट कम्स इन या डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, आप कोई भी रूल लगा लीजिए। परचेजेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। 16,000 रुपए देने थे। राम ने हमसे कहा कि एक काम करो, तुम्हें 16,000 रुपए देने, अगर तुम तुरंत पैसा देते हो हम तुम्हें 10% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो 16,000 रुपए का 10% 1600 कैश डिस्काउंट हो गया। 16,000 देने थे, 1600 लेस हो गए यानी हमने उसको पे कितने किए? 14,400। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। पे करना चाहिए था 16,000, पे किया 14,400, 1600 बच गया हमारा। तो जब 1600 बच गया हमारा प्रॉफिट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, परचेजेस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा क्रेडिट, सेल्स पे जो डिस्काउंट आएगा कैश वो हमेशा डेबिट। क्योंकि परचेज जब हम कुछ करते हैं तो हम पे करते हैं, और हम जब पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। और सेल के टाइम पे हमें पेमेंट मिलती है तो हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो हम दे रहे हैं डिस्काउंट, तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो हमेशा हमारी इनकम होती है। हमें डिस्काउंट मिला, 16,000 पे करने थे, 14,400 ही पे करने पड़े, 1,600 रुपीज का हो गया प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रांजैक्शन नंबर 6 एंड देखिए ट्रांजैक्शन 6 में स्टूडेंट्स आपके लिए क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट वाज 25,000। परचेजेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस केस में गुड्स बाहर जा रहे हैं, कैश हमारे पास आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राम को बेचे मगर फॉर कैश वर्ड यूज किया है तो ट्रांजैक्शन हो गया कैश का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 7, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है स्टूडेंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट and the amount is ₹1 lakh. Clear students? कैश सेल्स लिखा हो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा हो, बात एक ही होती है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 इज सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 ट्रेड डिस्काउंट, यानी 50,000 में से 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट आपने लेस कर दिया तो आपकी सेल्स कितने की बची? आपकी सेल्स बची 45,000 की, यानी आपने पवन को 45,000 रुपीस के गुड्स सेल किए। हमने बेचे यानी पवन हमें अब 45,000 पे करेगा। अब आगे ट्रांजैक्शन में देखिए क्या लिखा है? 10% का कैश डिस्काउंट। हमने पवन से कहा कि अगर तुम ये 45,000 रुपए हमको अभी पे कर देते हो तो हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट भी देंगे। तो 45,000 का 10% 4,500 कैश डिस्काउंट हो गया, यानी पेमेंट मिलनी थी 45,000 मगर 4,500 का डिस्काउंट लेस हुआ तो हमें पेमेंट मिली कितनी? 40,500। और इस केस में इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 40,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 45,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां देख लो, परचेज के टाइम डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में, सेल के टाइम डिस्काउंट हमेशा डेबिट में।
ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। मिलने 45,000 चाहिए थे पर मिले सिर्फ 40,500, यानी कि 4,500 का हमने डिस्काउंट दिया। तो हमको तो 4,500 रुपए कम मिले ना, कम मिले तो नुकसान हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, पर एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और एक बार अच्छे से, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्काउंट का जो टॉपिक होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जर्नल। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड ऑन द ट्रांजेक्शन नंबर 9। और देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 9 में क्या लिखा है, परचेज द मशीनरी फॉर रुपीज 1,50,000, अ बिल्डिंग फॉर 5 लाख, फर्नीचर फॉर 10,000 एंड मोटर व्हीकल फॉर 1 लाख। इतनी सारी चीजें आपने खरीद ली। लास्ट वीडियो में याद है कंपाउंड एंट्री सिखाई थी। यहां पर हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन एक ही जैसे हैं, हम परचेज कर रहे हैं सबको। क्या क्या परचेज किया, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल, 4 चीजें परचेज की। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और सब एक ही डेट को हो रहे हैं, तो हम चाहें तो कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। अगर आप इसकी कंपाउंड एंट्री बनाते हैं स्टूडेंट, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने क्या क्या परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 1,50,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 lakhs। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कितने का परचेज किया स्टूडेंट्स, 10,000 का। एंड मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स कितने के परचेज हमने किए, 1 लाख के। टू कैश अकाउंट जोड़ लो, 5 + 150 हो गया 650, 750, 7,60,000। ठीक है। आप चाहो तो इंडिविजुअल एंट्री भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। आप अलग अलग एंट्री बना लो, इंडिविजुअल एंट्री बना लो। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो सीरियल नंबर या जो डेट रहेगा वो सारी एंट्रीज में एक ही रहेंगी, क्योंकि सब एक ही दिन के ट्रांजेक्शन है, तो डेट भी वही रहेगी। आप इंडिविजुअल बनाना चाहें इंडिविजुअल बना लें, कंपाउंड एंट्री बनाना चाहें तो कंपाउंड एंट्री बना लें। ये स्टूडेंट्स आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं तो आप कंपाउंड बना लीजिए, इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बना लीजिए। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 10। और ट्रांजैक्शन नंबर 10 में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, पेड सैलरी 10,000, वेजेस 5,000, रेंट 4,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,000। यहां पे कंपाउंड एंट्री बन सकती है, सेम डेट, सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पे ही कर रहे हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस जो भी है सब पे ही कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन का नेचर एक जैसा है और सारे एक ही डेट के हैं। कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी की स्टूडेंट्स देखिए फिगर आपको दी है 10,000 रुपीज, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, इलेक्ट्रिसिटी expenses account debit 4,000 and telephone expenses account debit 5,000 to cash account। अब कैश में कितनी फिगर आ जाएगी, सबका टोटल 10, 5, 15, 4, 19, 23, 28,000। सब नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप इंडिविजुअल बना सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप इंडिविजुअल चाहे इंडिविजुअल बना ले, कंपाउंड एंट्री बनाना चाहे कंपाउंड एंट्री बना ले, ये आपकी मर्जी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 11। रिसीव्ड रेंट एंड कमीशन, रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या रिसीव किया, तो क्या क्या रिसीव किया हमने ट्रांजैक्शन नंबर 11 में, हमने रिसीव किया इंटरेस्ट और हमने रिसीव की कमीशन।
दोनों हमारी इनकम है, इसी वजह से वो क्रेडिट में लिखी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू कमीशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर 10 आप देख सकते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इसलिए डेबिट में है। एंड 11 में इंटरेस्ट और कमीशन हमारी इनकम है, इसीलिए क्रेडिट में है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन का यहाँ रूल लग रहा है। नाउ मूविंग अहेड, अब ट्रांजैक्शन नंबर 12 अगर आप देखें तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर 12 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गई है, हमने पे नहीं की, बकाया है। तो अगर बकाया है तो हमारे लिए क्या है, ये है लायबिलिटी हमारे लिए, ठीक है। ड्यू बट नॉट पेड, पे कर दी जानी चाहिए थी पर पे नहीं की गई, तो हमारे ऊपर हो गई लायबिलिटी। क्या क्या लायबिलिटी है, सैलरी 3000 रुपए है और वेजेस 2000 रुपए है, और एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और दूसरी इसी में वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। सैलरी कितनी है 3000, वेजेस कितने हैं 2000। भाई आउटस्टैंडिंग जो है, ये आउटस्टैंडिंग जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, इफ दे आर इंक्रीजिंग इट इज क्रेडिटेड, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, इसको भी आप कंपाउंड कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ये मैंने इंडिविजुअल आपको पास करके दिखाई, अब तक तो मैं आपको कंपाउंड कर करके दिखा रहा था। मैंने आपको कंपाउंड में कहा आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, इसी तरीके से इस इंडिविजुअल एंट्री को भी कंपाउंड किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन नंबर 13 स्टूडेंट्स आप देखें, प्रीपेड रेंट एंड एक प्रीपेड रेंट आपको दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 3000। जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड है, प्रीपेड क्या है, पेड बट नॉट ड्यू, एडवांस में ही पे कर दिया, ठीक है। अगर हमने किसी एक्सपेंस को अगले महीने का एक्सपेंस इसी महीने पे कर दिया तो इट इज पेड इन एडवांस, वो प्रीपेड हो गया। अब सामने वाली पार्टी हमारी डेटर हो गई, वो अब मजबूर रहेगी कि वो अगले महीने की सर्विसेज देने के लिए हमें अकाउंटेबल हो गई, तो वो हो गई हमारी डेटर, और डेटर होते हैं हमारे एसेट्स। जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, उसी तरीके से प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, इसीलिए इसको डेबिट में लिखते हैं स्टूडेंट। नाउ मूविंग ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 14, एंड ट्रांजैक्शन नंबर 14 पे लिखा है गुड्स ऑफ ₹5000, कैश ₹7000 विड्रू बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक। गुड्स ऑफ ₹5000, कैश ऑफ ₹7000, टोटल ड्रॉइंग 12000। कंपाउंड एंट्री बनाई गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। आप चाहो तो इंडिविजुअल बना लो। If the drawings are made in cash, so drawings account debit to cash 7000. Drawings are made in goods, so drawings account debit to purchases 5000. हमने क्या किया, हमने कंपाउंड कर दिया। टोटल ड्राइंग कितने की हुई 12000 की, ये हो गई टोटल ड्राइंग, ठीक। टोटल ड्राइंग में से 7000 कैश का है और 5000 गुड्स के हैं। ये हमने यहाँ पर बाइफरकेट करके लिख दिया कि कैश 7000 निकला, गुड्स 5000 के ही गए, ड्राइंग्स हुई टोटल 12000 की। आप चाहो तो इंडिविजुअल बना लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नाउ मूविंग ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 15 स्टूडेंट्स, goods of ₹750 distributed as free samples, so advertisement account debit to purchases account, ठीक है। जब भी फ्री सैंपल्स पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, वो होगा हमारे लिए एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। So all the expenses and all the losses will always be debited. Have a look at all these transactions, students. First of all, now students, transaction number 16.
Goods of rupees 46,000, cash rupees 7,400 given as charity. An entry will be charity account debit to cash account and to purchases account. कैश कितने का दिया गया स्टूडेंट्स? कैश दिया गया 7,400 का, तो कैश हो गया 7,400, गुड्स हो गए 4,600, टोटल चैरिटी हो गई 12,000 रुपए। सेम वही चीज लगाई है जो ड्राइंग्स में लगाई थी। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस होती है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टोटल चैरिटी कितने की 12,000 की, जिसमें कि 7,400 कैश में दिए गए, 4,600 गुड्स दिए गए, टोटल चैरिटी 12,000 की। आप चाहो तो इंडिविजुअल एंट्री पास कर लो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये आपके ऊपर है, आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हो या कंपाउंड। नाउ हैव अ लुक एट दिस ट्रांजैक्शन, देन वी विल मूव अहेड। Now students, have a look at the transaction number 17, 18 and 19. Transaction number 17 में आपके लिए लिखा है that goods of rupees 11,500 were destroyed by fire, और हमने एंट्री क्या बनाई? लॉस by fire account debit to purchases account 11,500। अगले में लिखा है that cash of rupees 7,600 was stolen from the office from the safe, यानी 7,600 रुपए की चोरी हो गई, तो एंट्री बनी लॉस by theft account debit to cash account। और अगले में लिखा है that you have purchased the machinery of rupees 1 lakh from Mr. A। मिस्टर ए से मशीनरी खरीदी है, ध्यान रखिएगा नाम दिया हुआ है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अगर ये लिखा होता that you have purchased the machinery from Mr. A for cash, तब तो एंट्री होती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर सिर्फ मिस्टर ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर कैश नहीं लिखा, तो ये हो गया क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ए। Now moving on to the transaction number 20, और आपके में लिखा है that you have to charge depreciation of rupees 10% on a machinery of rupees 5 lakh। 5 लाख रुपए की मशीन है जिसपे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 5 लाख का 10% यानी कि उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा 50,000 रुपए का, 50,000 स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमारे जो फिक्स्ड एसेट होते हैं एक्सेप्ट लैंड, उनकी वैल्यू हर साल थोड़ी डिक्रीज करती रहती है। अब अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो हमें नुकसान हो रहा है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर अस, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में आप वो एसेट लिखेंगे जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन मशीनरी पे था तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। फर्नीचर पे होता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मोटर व्हीकल पे होता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल, बिल्डिंग पे होता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इसी तरीके से आप एंट्री पास करते चले जाएंगे। 21 is interest on capital rupees 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है और ये हमेशा डेबिट में लिखा जाएगा। ओनर जो कैपिटल लगाता है उस पे उसको हर साल इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हुआ? नुकसान। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैपिटल। आपको पता है जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल का रूल था, सेम रूल यहां भी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 2,400 and the entry will be drawings account debit to interest on drawings। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, इसीलिए इसको क्रेडिट में लिखा गया है, ठीक है। हमारा ओनर ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग कर रहे हो आप, बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे बिजनेस को नुकसान होता है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, पेनल्टी चार्ज की जाती है। जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ओनर को पे करती है उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर फर्म को पे करता है। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म के लिए इनकम है,
इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा क्रेडिट। Now have a look at these transactions from transaction number 17 to 22. अब स्टूडेंट्स आपके सामने है ट्रांजैक्शन नंबर 23 से लेकर के 27 तक। 23 में आपका लिखा है दैट यू हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, और जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे लगेगा क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने पैसा जमा किया, पैसा किसने रिसीव किया, बैंक ने, तो डेबिट द रिसीवर, कैश आपके पास से गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो एंट्री को रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। तुमने बैंक से पैसा निकाला तो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दिया किसने, दिया बैंक ने। अगला है यू हैव विड्रू ₹2000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस बार ड्रॉइंग्स आपने बैंक से की है, मतलब अपने अकाउंट से पैसा निकाला है तो बैंक आएगा, वरना हमने पहले भी पढ़ा है कि ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पर जहां भी वर्ड बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट ये भी यूज होता है तो हम हर जगह कैश की जगह बैंक लिखने लगते हैं। जिसी तरीके से देखो 26 में क्या लिखा है कि आपने सैलरी और रेंट पे किए हैं बाय यूजिंग अ चेक। अभी तो हमने पढ़ा था कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मगर अगर पेमेंट चेक से हो रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसी तरीके से आपने कमीशन रिसीव की है चेक के थ्रू, अगर चेक नहीं कैश होता तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बट आपने चेक से रिसीव की है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये कुछ 4-5 बैंकिंग ट्रांजैक्शन थे जिसकी बात हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी की थी स्टूडेंट, ये उन्हीं का आपका एक छोटा सा जल्दी से एक रिवीजन है। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द ट्रांजैक्शन नंबर 28, और क्या लिखा है इसमें कि ₹7,000 ड्यू फ्रॉम अजय आर नाउ बैड डेट्स। अजय ने हमसे 7,000 रुपए लिए थे जो वो वापस नहीं कर पाया, क्या हो गए, बैड डेट्स। और एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। बैड डेट क्या होता है आपको मैंने पहले भी समझाया था, द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेट। हो सकता है प्रीवियसली कभी अजय ने हमसे 7,000 रुपए की कोई गुड्स या हमसे 7,000 रुपए कैश उधार में लिया हो, उसने कहा भाई हम आपको बाद में दे देंगे, तो जब अजय ने हमसे उधार लिया तो अजय क्या हो गया हमारा, अजय हो गया डेटर। और जब हम इससे पैसे मांगने गए तो इसने मना कर दिया, पैसे नहीं दे पाएंगे, तो अमाउंट रिकवर ही नहीं हो पाया। सो द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स is known as bad debt and it is a loss for us to debit all expenses and losses. Bad debt account debit to Ajay. Now transaction number 29, and it is written Shiva who owed us ₹10,000 became insolvent and only 40 paisa in a rupee was realized from his estate. शिवा ने हमसे 10,000 रुपए उधार लिए और वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब वो पैसा दे ही नहीं सकता, तो ओनली 40 पैसा इन अ रूपी वाज रियलाइज्ड। यानी 40 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 40%, यानी 10,000 में से 40% सिर्फ 6,000 रुपए कैश में मिला, बाकी का 4,000 कैश में मिला, बाकी का 6,000 रुपए हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स। क्लियर, भाई दिस मच अमाउंट ओनली इट कैन बी रिकवर्ड, और ये तो बैड डेट हो गया, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 4,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू शिवा 10,000। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 30, एंड इसमें लिखा है कैश रिसीव्ड ₹1,000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, and entry will be cash account debit 1,000 to bad debts recovered। मतलब पिछले किसी भी साल में ये 1,000 रुपए को हमने बैड डेट मान लिया। क्लियर, बैड डेट मानने का मतलब समझते हैं, हो सकता है हमारे किसी भी कोई भी डेटर हो जिससे हमें 1,000 रुपए लेना बाकी था, उसने हमें पिछले साल आके मना कर दिया कि हम आपको 1,000 रुपए नहीं दे सकते, तो हमने उस 1,000 को पिछले साल बैड डेट मान लिया, वो लौट आया इस साल, कह रहा भाई पैसे ले लो। अब हमने तो पिछले साल इसको बैड डेट मान लिया था अपनी बुक्स में, अब वो बैड डेट रिकवर हो गया, इसलिए उसको नाम दिया गया बैड डेट रिकवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, एंड एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 31, पेड इनकम टैक्स,
and entry will be drawings account debit to cash account. इनकम टैक्स हमारे लिए ड्रॉइंग्स होती हैं स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स कौन पे कर रहा? ओनर। किस पे कर रहा है? अपनी इनकम पे। उसकी इनकम उसकी पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम पे टैक्स दे रहा तो उससे बिजनेस को क्या लेना देना है? तो इनकम टैक्स इज अ ड्राइंग, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत लिख देना पेड इनकम टैक्स और आपने एंट्री बना दी इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल नहीं। एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹7,000 एंड एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस किसने लिया? ओनर ने। किसकी लाइफ का? मानी बात है, अपनी लाइफ का लिया। तो उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया है तो उससे बिजनेस को क्या मतलब? वो उसका पर्सनल खर्चा है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? दो चीजें नई याद हो गई। इनकम टैक्स इज ऑल्सो अ ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो अ ड्रॉइंग। और इसी का नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, लाइफ नहीं लिखा। तो लाइफ अगर लिखा होता तो ड्रॉइंग्स होता, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइफ लिख जाता तो ओनर अपनी लाइफ का दे रहा, हमें उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, वो उसका पर्सनल खर्चा है, उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं। दैट इज अ ड्रॉइंग। बट इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी हो सकता उससे बिजनेस का इंश्योरेंस कराया हो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सो दिस वाज ट्रांजैक्शन नंबर 28 to 33. Now students, moving on to the transaction number 34. आप देखिए उसमें लिखा है that we have purchased goods from Ajay of ₹5 lakh at 20% trade discount. तो 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख रुपीस का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो हमारी एग्जैक्ट परचेजेस कितने की बची? 4 लाख की। यानी हमने अजय से गुड्स खरीदे 4 लाख रुपए के। अब हमें अजय को पे कितना करना है? 4 लाख। क्लियर? आगे लिखा है कि 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, हमने 50% की पेमेंट की है। यानी 4 लाख का 50%, यानी 4 लाख का 50%, 2 लाख रुपए हमने उसको तुरंत कैश में पे किया, जिस पर हमको 10% का कैश डिस्काउंट मिला। ध्यान रखिएगा कैश डिस्काउंट हमेशा उसी फिगर पर मिलता है जो फिगर हम कैश में पे करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है? तो 4 लाख में से 2 लाख हमने तुरंत कैश में पे किया, बाकी का बचा हुआ 2 लाख रुपए अभी भी क्रेडिट पर है जो अजय को पे करना बाकी है। अभी अजय को पे करना बाकी है। ठीक है? तो ये 2 लाख तो अभी आप भूल जाओ, हमने पे किया ये 2 लाख। इस 2 लाख हमें पे करना था, हमें 10% का कैश डिस्काउंट मिला, यानी 2 लाख का 10% 20,000 कैश डिस्काउंट मिल गया। यानी 2 लाख में से अगर 20,000 कैश डिस्काउंट मिला तो हमने पे कितना किया? 1,80,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज तो हमारी टोटल 4 लाख की थी। टू कैश अकाउंट पे कितना किया? 1,80,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। भाई 2 लाख पे करना था, 20,000 का डिस्काउंट मिल गया तो 20,000 हमारा बच गया ना, तो इसलिए क्रेडिट में आ गया। और बाकी का बचा हुआ 2 लाख रुपया अभी भी हमारा क्रेडिट पे पड़ा है अजय के पास, तो अजय अभी भी हमारा 2 लाख रुपए से क्रेडिटर है। हमने उससे सामान उधार पे खरीदा ना, तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ, हम डेटर हुए। तो डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। तो इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। ये हम लोग ने ऐसे ट्रांजैक्शन पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 35। और आप देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 35 में लिखा है दैट यू हैव पेड कैश टू पवन ₹47,000 एंड यू हैव रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 300। 4,700 रुपए पवन को पे किए, 300 का डिस्काउंट मिला उसमें, है ना? उसमें नहीं मिला, 300 का डिस्काउंट मिला है। पे कितने किए? 4,700। यानी हमें पवन को टोटल कितना पे करना रहा होगा? हमें पवन को पे करना था 5,000। तो पवन डेबिट टू 5,000 टू कैश अकाउंट 4,700 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट में आएगा, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 300। ट्रांजैक्शन नंबर 36, you have received from Vijay ₹5,900. you have received तो cash account debit what comes in, allowed a discount of ₹100 to Vijay 6,000। ये इस तरह से होता है। ठीक है?
6000 मिलने थे, 5900 ही मिले, 100 का डिस्काउंट दिया, 5000 पे करने थे, 4700 ही पे किए, 300 का डिस्काउंट मिला। मूविंग ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 37 स्टूडेंट्स। 37 में लिखा है दैट यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी। आपने मिस्टर बी से गुड्स परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी। कितने के परचेज किए? 10,000 के 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो एंट्री 9,000 से ही होगी भाई। 10,000 का 10% 1,000 हो गया। 10,000 की परचेजेस पर 1,000 रुपए का आपको ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला, तो आपकी एग्जैक्ट परचेजेस कितने की हुई? 9,000 की। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस पर हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 38, गुड्स रिटर्न्ड टू बी। हमने बी से 9,000 के खरीदे थे और उसमें से हमने उसे 1,000 के वापस कर दिए, तो बी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने उससे 9,000 के गुड्स खरीदे, हो सकता है उसमें से 1,000 रुपए के गुड्स कुछ डिफेक्टिव या कुछ खराब निकल गए हो, तो हमने उससे 1,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। परचेजेस में से वापस किया तो परचेज रिटर्न। परचेजेस हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। अगर हमने किसी को कुछ बेचा और उसने उसमें से लाके हमें गुड्स वापस कर दिए कि ये डिफेक्टिव है या खराब है, तो हमारी सेल्स लौट के हमारे पास आ गई, दैट इज सेल्स रिटर्न। हमने परचेज किया और उसमें से कुछ वापस कर रहे हैं, तो दैट इज परचेज रिटर्न। Purchases are debited, purchase return is credited, sales is credited and sales return is always debited. And the next transaction is that you have paid rupees 7,500 to be in full settlement. अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजैक्शन नंबर 37, 38 और 39 ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले आपने 9,000 रुपए के गुड्स बी से खरीदे, उसमें से 1,000 रुपए के उसको वापस कर दिए, यानी अभी भी आपने कितना गुड्स आपके पास पड़ा है? 8,000 का। यानी अभी आपको बी को कितना पैसा देना है? 8,000। आपने पे कितना किया? 7,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है ये फुल एंड फाइनल पेमेंट है, यानी 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो एंट्री होगी बी डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 7,500 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500। ठीक, ये तीनों ट्रांजैक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड। पहले 10,000 के परचेजेस पर 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 9,000 की परचेजेस हुई, 1,000 की परचेज रिटर्न हुई। फाइनल पेमेंट 8,000 करनी थी, मगर की कितनी? 7,500, तो 500 का हमें मिला डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्रांजैक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एंड नाउ वी विल मूव on the next transaction, and which will be the last transaction of this question. Now students, moving on to the last transaction, that is transaction number 40 of this question. अब उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या लिखा है? sold goods to चारू of rupees 1 lakh at a profit of 30% on cost. आपने 1 लाख रुपए के गुड्स चारू को बेचे 30% के प्रॉफिट पे, यानी 1 लाख का 30% हो गया 30,000, यानी कि आपने 1 लाख रुपीस के गुड्स पे 30,000 का प्रॉफिट लगाया, तो आपने गुड्स उसको कितने के बेचे? 1,30,000 के। आगे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 1,30,000 के गुड्स पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 13,000 का ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो 1,30,000 माइनस 13,000 कितना हो जाएगा? 1,17,000। ये आ गई आपकी टोटल सेल्स और एंट्री बनेगी चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,17,000 रुपए से। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमने वैसे वैसे किया। सबसे पहले प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। नाम दिया हुआ है चारू, फॉरकास्ट लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा क्रेडिट का और एंट्री बनेगी चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर जर्नल। दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखे, कैसे सॉल्व करना है, क्या रूल लग रहा है। ये वीडियो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि ये वीडियो पूरे चैप्टर की एक समरी होगी कि वो ट्रांजैक्शन जो लगातार रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। सो टेक दिस वीडियो एज अ समरी ऑफ द होल चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हम
अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो किसी नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जर्नल के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होगा। बट स्टूडेंट टिल देन कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं चाहता हूं आप इन चारों वीडियोस को एक सीक्वेंस में, एक कंटिन्यूएशन में देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि जर्नल है क्या। First of all, watch the first part, then the second, then the third, and then this one. This is the summary of the whole chapter. तो उन तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपको ये वीडियो में समझ में आ जाएगा कि जर्नल एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करनी। Hope you all have enjoyed and you have all understood all these things. अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी या प्रॉब्लम है, you can ask me anytime. और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है स्टूडेंट्स, keep on studying. Now this chapter is completed. Watch all the 4 videos. Pick up your books and start solving your numericals. And again, I will say if you have any problem, you can ask me anytime. And जब तक next video नहीं आता है, आप लोग मन लगाकर पढ़ें. Till then, thank you to everyone and bye bye.